सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक जगनी नाम की लड़की होती है। उस जगनी को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यही जगनी जी हैं। ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आगे फिर हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दिया है कि बाजार में घूमती जगनी। ठीक है। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। ठीक है। और स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंग के फूलों और प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी और चलने वाले मजदूर खिलौने, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छे लगते थे। और इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना जो सामान है वो समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी मतलब यह सब देखकर हैरान होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। ठीक है। तो फिर उसकी माँ जो होती हैं उसको बताती हैं कि ये लोग देखो बेटा व्यापारी हैं और ये चीज़ों को उन जगहों से ख़रीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें यह मेला में या उन जगह पर बेचते हैं जहाँ पर इन्हें अधिक दाम में बिक जाए। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अध्याय 8 जो कि अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दी है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अध्याय 8 में आपने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ठीक है। एक खूबसूरत बर्तन, ख़ास तौर से इनकी टोकरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पूरा स्थल से मिले होते हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये जो बर्तन हैं ये कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे। वहाँ से व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है। दक्षिण भारत जो कि जहाँ पर सोना, मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम। ठीक है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी दोस्तों कि इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। जो व्यापारी होते थे इन जहाज़ों को सड़कों के रास्ते रोम शहर लेकर जाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। देखिए दक्षिण भारत में एक ऐसे अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं। इसमें यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे व्यापार चल रहा था। देखिए दोस्तों, जो रोमन के सिक्के होते थे वो अक्सर भारत में बनाए जाते थे। ठीक है। तो भारत में बनाए जाते थे और रोमन में वो सिक्के चलते थे। ठीक है। और रोमन से भारत का व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छा होता था। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या तुम बता सकती हो या बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे आए और क्यों पहुँचे होंगे। ठीक है। अगर इसके बारे में नॉलेज आपको नहीं है तो आप लोग मैंने अध्याय 8 मैंने प्लेलिस्ट वीडियो में अपलोड किया है, वहाँ जाके देखेंगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यापार से जुड़ी एक कविता। हम लोग आज आपको एक कविता सुनाएंगे जो कि व्यापार से जुड़ी है। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी जो कविता है में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का जो वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यापार से रिलेटेड एक कविता बताई गई है
कि व्यापार के माध्यम से कैसे दूसरे देशों से सामान को अपने देश में आयात किया जाता था और अपने देश के सामान को दूसरों देशों में कैसे निर्यात किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है समुद्र तटों से लगे राज्य। तो इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान भी सबसे उपजाऊ माना जाता है। देखिए, जो नदियों के मैदान में जो एक कावेरी का जो मैदान है वह बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। ठीक है, मैदानी इलाकों का जो तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। दोस्तों, जो लोग इन मैदानी इलाकों में रहते थे, क्योंकि वह जो इलाका होता था वो काफ़ी हलचल वाला यानी चलता फिरता इलाका था, तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोग जो होते थे संपत्ति और शक्तिशाली भी हो गए धीरे धीरे। ठीक है, देखिए संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविता आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलेगी आपको। यह एक तमिल शब्द होता है दोस्तों, मूवेंदार। ठीक है, जिसका अर्थ है तीन मुखिया। जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया जाता है, चोल, चेर तथा पांडे। ठीक है, वो तीन नाम क्या है? चोल, चेर तथा पांडे। आप मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में देखेंगे कि जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और चर्चा करते हैं कि इन तीनों मुखियाओं को अपने दो दो सत्ता केंद्र, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में, इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण होते थे। एक चोलों का जो पत्तन पुहार या कावेरी पट्टन, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै होती थी दोस्तों। तो जो पांड्य की राजधानी कहाँ होती थी? मदुरै। ठीक है, ये जो मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये जो मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे दोस्तों। यहाँ जो कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ जो धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है दोस्तों, इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 में आप चर्चा करेंगे। सातवाहन नामक राजवंश का इसमें प्रभाव बढ़ा है और सातवाहन वंश का जो सबसे प्रमुख राजा है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी माना जाता है। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह एक सभी सातवाहन शासक दक्षिण के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि ओर जाने वाले रास्ता। ठीक है, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह एक नाम प्रचलित होता था उस समय। ठीक है, श्री सतकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन उस पर चर्चा करते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता था? तो आप इसको थोड़ा सा गूगल से सर्च करिएगा। ठीक है, कि जो सतकर्णी है, ठीक है, वह तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता था। ठीक है, देखिए आगे है कि रेशम मार्ग की कहानी। ठीक, तो कीमती जो चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। देखिए दोस्तों, अपने चमकीलेपन, रंग और चिकने बनावट के कारण
जो रेशमी कपड़े होते थे वो बहुत ही बहुमूल्यवान माने जाते थे। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी दोस्तों। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते थे उनसे कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था दोस्तों। और रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था दोस्तों। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा है। पर जो चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे। देखिए जो चीन में ऊँटों और घोड़ों पर लोग जब दूर दूर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी लेकर जाते थे, ठीक है। और जिन रास्ते पर ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जहाँ पर ये लोग दोस्तों रेशम लेकर जाते थे, वह जो मार्ग है वो रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है, या एक तरीके से वो प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। कभी कभी जो चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। जो वहाँ के चीन के शासक होते थे कभी कभी उपहार के तौर पर ईरान और पश्चिमी एशिया देशों को रेशमी कपड़े बेचते थे। करीब 2000 साल पहले दोस्तों रोम के शासक जो थे और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होती थी। जो रेशमी कपड़े होते थे उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्लभ पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों इसको लाने में बड़ी मशक्क़त होती थी, इसलिए इसका दाम बढ़ जाता था। यही नहीं, रास्ते के जो आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। आप मानचित्र 6 पृष्ठ नंबर 76 से 77 में आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक जो होते थे दोस्तों इसके लिए बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। कुछ जो शासक होते थे वो बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, और क्योंकि इस रास्ते पर जो यात्रा कर रहे व्यापारी होते थे दोस्तों उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। जो वह रास्ता होता था दोस्तों, उस रास्ते पर जो यात्री भी जाते थे वो रास्ता कौन सा होता था दोस्तों, तो रेशम मार्ग वाला जो रास्ता होता था, ठीक है। तो जो भी व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क एवं तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक जो होते थे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे आक्रमणकारियों से सुरक्षा करते थे। दोस्तों आगे दे रहा है कि जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। एक कुषाण नाम के शासक थे दोस्तों। वह सिल्क रूट जो है उस पर नियंत्रण रखने वाले, ठीक है, वो एक प्रसिद्ध शासक माने जाते थे, ठीक है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा चिकनोत्तर भारत पर इसका जो शासन था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र होते थे दोस्तों। जो पेशावर होता था और मथुरा, इसके दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र होते थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा होता था, ठीक है। जो तक्षशिला है उसके एक राज्य का छोटा सा हिस्सा होता था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। जो इन्हीं के शासनकाल में जो सिल्क रूट है की एक शाखा जो है मध्य एशिया के, ठीक है, सिंधु नदी के मुहाने से जाकर मिलती है, ठीक है। और फिर यहाँ के जो जहाज़ हैं वो जहाज़ द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता है और यहाँ से फिर रोमन साम्राज्य तक जाता है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक में कुषाण थे, ठीक है। कुषाण एक ऐसा शासक था जो सोने के सिक्के जारी करवाया था, ठीक है। जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। जो भी सिल्क रूट पर जाता था दोस्तों वो सोने के सिक्के का उपयोग करता था।
आगे दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म का प्रसार, यह टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार क्या है। इसको दोस्तों हम लोग पिछले चैप्टर में भी चर्चा किए हैं। देखिए, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा, जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो दोस्तों कनिष्क होता था, कनिष्की नाम था। ठीक है, वह करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था। जो कनिष्क था, एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते थे। जिसमें दोस्तों सभी लोग एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर, जो मेन टॉपिक हैं उस पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, अपने राज्य के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने रणनीति के बारे में। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे दोस्तों। जो बुद्ध की जीवनी, जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हैं वो कवि जो अश्वघोष हैं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक कवि है अश्वघोष, इनका बड़ा चर्चा मिलता है। यह कनिष्क के दरबारी थे दोस्तों, और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों। जो अश्वघोष थे और अन्य जो बौद्ध विद्वान थे, वे लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करके उसमें लिखना आरंभ कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस समय जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास होता है। ठीक है, एक बौद्ध धर्म जो होता है उसमें एक महायान नामक एक धारा होती है, उसका विकास होता है। और इसकी दो मुख्य विशेषता होती है। और पहला कि मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया जाता था। पर अब युद्ध की प्रतिमाएं जो हैं, बुद्ध प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। देखिए, अगर दोस्तों आप मथुरा और तक्षशिला में जाएंगे तो बुद्ध की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए चित्र है दोस्तों, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं कि जो दूसरा परिवर्तन होता था वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था दोस्तों। जो बोधिसत्व, उन्हें बोधिसत्व कहते थे, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर लेते थे। और लेकिन जो ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए भी सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगते थे। बाद में, जैसे पहले तो अकेले रहना पसंद करते थे, बाद में धीरे धीरे वे लोग सांसारिक जीवन में लोगों को उपदेश देकर रहना पसंद करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे जो बोधिसत्व की पूजा होती थी वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, ठीक है, तथा जापान तक भी फैल गई। आगे देखते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ है, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई हैं। देखिए, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको रहने के लिए पहाड़ों में सैकड़ों, दर्जनों जो गुफाएं हैं उसको खोदी गई। इनमें से जो कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी दोस्तों। जो कुछ गुफाएं थीं वो वहाँ के राजा के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं होती थी दोस्तों वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई जाती थी। दक्कन के शहर के तटों से के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। जो दक्कन शहर है और तटों के समृद्ध बंदरगाह जो हैं उनसे जोड़ने वाली जो सड़कें होती थी वो इन्हीं बंदरगाहों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे इन गुफाओं वाले मठ में विश्राम के लिए रुकते थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो यात्रा करने वाले व्यापारी होते थे वो इन गुफाओं में रुकते थे। ठीक है, अब
आगे है कि बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। अब देखिए ये बुद्ध जी की यहाँ पर प्रतिमा है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। ये 2 प्रतिमाएं हैं बुद्ध जी की, ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित होता था, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। जो तीर्थयात्री होते थे उनकी क्या जिज्ञासा होती थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो व्यापारी काफ़िलों में तथा जहाज़ों में दूर दूर तक जाया करते थे दोस्तों, ठीक है। बहुत से जो तीर्थयात्री, उसमें बहुत से तीर्थयात्री भी होते थे, उनके साथ यात्रा करने के लिए निकल पड़ते थे। जो तीर्थयात्री होते थे वे भी व्यापारी काफ़िलों तथा राजाओं के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे, ठीक है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे दोस्तों, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। जो लोग तीर्थयात्री होते थे दोस्तों, वे लोग प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, ठीक है। जैसे आज का पवित्र स्थान हम लोग का माना जाता है कि सारनाथ चले जाइए, हिमालय पर्वत पर चले जाइए, ऐसे तमाम ऐसे प्रसिद्ध है। गया चले जाइए, गया ठाकुर द्वारा, ठीक है। इलाहाबाद, प्रयागराज चले जाइए, काशी चले, अयोध्या चले जाइए, ठीक है। ऐसे सभी धर्मों का अपना अपना मतलब जो मानने की जगह होती है, वहाँ पर सभी लोग जाते हैं। आगे है दोस्तों कि इस तरह जो है भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री का सिएन काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है। और करीब 1600 साल पहले आया था, ये पहले आया। जो तीर्थयात्री का सिएन होता है दोस्तों, ये काफ़ी प्रसिद्ध था उस समय, और आज से करीब 1600 साल पहले यह अपने भारत में आया था। जो ह्वेन-सांग जो है, इसका नाम ह्वेन-सांग होना चाहिए, 1400 साल पहले भारत आया था। और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। एक इत्सिंग नाम का व्यक्ति है, वो 50 साल बाद आया उसके, ठीक है। वे सब बुद्ध, आपको मैं अध्याय 6 में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हूँ, ठीक है, कि जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। देखिए जो इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री होते थे, वे अपने यात्रा का उन्होंने अपना वर्णन भी लिखा है। जो तीर्थयात्री होते थे जब यात्रा करते थे तो वे लोग सोचते थे कि हमारे आने वाले जब हम लोग चले जाएंगे तो हमारे जो पीढ़ियाँ, जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, वे लोग हमारे तीर्थ यात्रा के बारे में पढ़ें, ठीक है। इसके लिए वे लोग लिखना भी आरंभ कर दिए थे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, ठीक है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे दोस्तों। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा था उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर आए थे दोस्तों, ठीक है। वे उन किताबों को भी उन्होंने लिखा जो अपने साथ लेकर आए थे। अब देखिए इसमें एक आ रहा है कि फासियन चीन वापस कैसे लौटा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि भक्ति की शुरुआत। एक और टॉपिक दे रहा है कि नालंदा शिक्षा का एक प्रविष्ट केंद्र। थोड़ा सा हम नालंदा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो देखिए ह्वेन-सांग, इसको आप ह्वेन-सांग भी बोल सकते हैं, तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के जो शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, ठीक है। बौद्ध के उपदेशों का यह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त होते हैं और जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध
दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक जो होते हैं, नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है दोस्तों, जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं दोस्तों इसमें से। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, भक्ति की शुरुआत। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि भक्ति की शुरुआत कैसे आखिर हुई। ठीक है, उस समय दोस्तों देवी देवताओं की जो पूजा का चलन भी शुरुआत हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई और इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। ठीक है, उस समय दोस्तों देवी देवताओं का धीरे धीरे पूजा पाठ का जो प्रचलन है वो भी स्टार्ट हो गया। इन देवी देवताओं की जो पूजा है भविष्य परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा मानी गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्त कहा जाता था। ठीक है, भक्ति का जो पथ है वह सबके लिए खुला होता था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर सकते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे तो भगवत गीता का नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, इसमें हिंदुओं के इसमें भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो बड़ी अच्छी तरीके से भगवत गीता में लिखी गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 का एक हिस्सा है। ठीक है, अध्याय 11 में हम लोग भगवत गीता के एक हिस्से को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो 9वां चैप्टर है और 2 वीडियो में हम लोग वह चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो भगवान कृष्ण हैं अपने भक्तों और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगता है। ठीक है, यह देखिए दोस्तों चित्र बनाया गया है। ठीक है, और ये विष्णु जी का चित्र है। वराह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति वराह रूप की है। पुराण अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये जो पृथ्वी है इसको एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग होते थे आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, आगे दोस्तों है भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना होता था कि अगर हमने आराध्य देवी देवता की सच्ची मन से पूजा अगर की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। उसमें भक्त को देखना चाहते हैं, इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में, जैसे से इस विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई है। कलाकार देवी देवताओं एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे हैं। उसी में एक मूर्ति का हम लोगों ने अभी देखा है इसको। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा भक्ति के बारे में और चर्चा करते हैं। जो भक्ति भज शब्द से बना है, जो भक्ति किस शब्द से बना है? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका जो अर्थ होता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। और जो भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव, भगवत का एक अर्थ यह भी है दोस्तों कि
जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। ठीक है। वो कविता क्या है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, नष्ट ही नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे ईश्वर मेरे समान हैं। ठीक है। यह 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखा गया एक कविता है। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देवी देवताओं का जो विशेष सम्मान होता था, देवी देवताओं का एक तरीके से विशेष सम्मान ही होता था और इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में इन मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें अध्याय 11 का बार बार जिक्र किया है तो कुछ खास है अध्याय 11 में भक्ति से रिलेटेड। ठीक है। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। अब थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। हिंदू जो शब्द है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है। जो इंडस शब्द है वह सिंधु से निकला है और हिंदू शब्द भी वहीं से निकला है, सिंधु और या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यहाँ शब्द उन धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है। अब दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं टोटल 8 ही प्रश्न होंगे हर बार की तरह। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी वो आज से 7000 साल पहले हुई थी। ठीक है। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पूर्व हुए थे। 2300 साल पहले मतलब हुए थे। रोमन साम्राज्य से रेशम की बढ़ती मांग आज से लगभग 2000 साल पहले। ठीक है। और जो कुषाण शासक कनिष्क लगभग आज से 1900 साल पहले आया था। ठीक है। फासियन का जो भारत आगमन था आज से 1600 साल पहले हुआ था और स्वेन सांग की भारत यात्रा अपार की शिव और स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुआ था। ठीक। तो जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए प्रश्नों के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। प्रश्न वही हैं हर बार की तरह, सुमेलित करना है और 2-4 प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें आओ चर्चा करें के भी प्रश्न है, आओ करके देखे का भी प्रश्न है। ठीक है। तो दोस्तों यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आज 9वां चैप्टर यह समाप्त हो गया। अब 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और 2 वीडियो ऐसी आएंगे जिसमें एक में 10वां चैप्टर और एक में 11वां चैप्टर। 2 वीडियो में पूरा आपका कक्षा 6 का NCERT का पूरी बुक समाप्त हो जाएगी और आगे जो वीडियो आएंगी उसमें बस क्वेश्चन आंसर पर ही चर्चा किया जाएगा। इसके बाद मैं कक्षा 7वीं की हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और फिर 8वीं, फिर इसके बाद मतलब 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है। और इसके बाद फिर आगे के लेवल की जितनी भी हिस्ट्री हैं मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।